नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप आज एक नए मेहमान और एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय सबसे पहले हम आपसे करवा देते हैं कि इनका नाम है बिट्टू सिंह जी। बिट्टू सिंह, और ये किसान मोर्चा के प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हुए। हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। और आज जिस दौर से पूरा देश और पूरा बिहार गुजर रहा है उन समस्याओं पे हम बातचीत करेंगे। तो और उसके साथ साथ वो भी समस्या होगी कि जहां एक तरफ ये कोरोना महामारी बिल्कुल लगातार सुरसा की मुंह की तरह फैलती जा रही है, और इस परिस्थिति में सभी पार्टियां, चाहे वो पक्ष की हों या विपक्ष की हों, वो बिल्कुल चुनावी रंग में दिखाई दे रही है। तो ये क्या उचित है? क्या आज जिस तरीके से कोरोना महामारी फैलता जा रहा है, लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्या इस परिस्थिति में चुनाव संभव है? तो ये सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सवाल करेंगे बिट्टू जी से कि बिट्टू जी, आपने देखा कि कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद जो सभी राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, वो लगातार चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि अभी चुनाव ज़रूरी है या लोगों की ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने स्टूडियो में एटीएन लाइव में मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं अपने तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुभकामना करता हूं। देखिए, कोरोना की महामारी ये पूरा वैश्विक महामारी है, और ये महामारी किसी को पता भी नहीं था, ना हम लोगों ने सोचा था, न किसी ने देखा था, न किसी को ऐसा अनुमान था कि पूरा विश्व में ऐसी भी घड़ी आएगी कि सब लोग घर के अंदर 2-2 महीना रहना पड़ेगा, कि सड़कें खाली रहेंगी, छुआछूत की इतनी भयंकर बीमारी, इतने पेशेंट, तो ये सब किसी को मालूम पहली बात नहीं था। लेकिन ये एकाएक ये वैश्विक महामारी हम लोग के बीच में आई, और वैश्विक महामारी के साथ जैसे हिंदुस्तान में इस कोरोना ने दस्तक दिया, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री जी को कि जब 4, 5, 6, 10 की संख्या में ही अभी हिंदुस्तान के अंदर दस्तक दिया, उसके तुरंत बाद उन्होंने साहसी फैसला लेते हुए पूरे देशवासियों से अपील करके उन्होंने कहा कि मेरे लिए 130 करोड़ देशवासियों का एक व्यक्ति की जान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे लॉकडाउन एक देश में उन्होंने अनुरोध किया, और पूरे देश से इतना व्यापक समर्थन मिला कि बहुत ही अच्छे तरीके से लॉकडाउन का पालन लोगों ने किया। लॉकडाउन हुआ। उससे हम आपको रोकना चाहेंगे, थोड़ा सा बड़ा अच्छा मुद्दे पे हम आ गए हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे कदम उठाए, इसमें कहीं दो राय नहीं। हमें याद है 22 मार्च की वो शाम जब प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, और उसके बाद से लगातार 3 महीने तक सड़कें सूनी रहीं, दुकानें बंद रहीं, सारे ऑफिस बंद रहे। और लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये वो दौर था जब पेशेंट बिल्कुल नाम मात्र के थे। आज पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और वो बिल्कुल इतने भयंकर तरीके से बढ़ती जा रही है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। आज रोज़ लगभग 25,000 पेशेंट आ रहे हैं सामने। हमें लगता है कि जिस गति से वो सामने आ रहे हैं 30 जुलाई तक, हालांकि WHO ने ये भी कहा है कि अभी हम उस भयंकर दौर में नहीं पहुंचे हैं, ये महामारी अभी हमारे यहाँ शुरुआती दौर में है अभी। तो जब शुरुआती दौर में ये हालात है, तो अब जब वो दौर आएगा, जब जिसे भयंकर दौर जो दिल्ली भुगत रहा है, मुंबई भुगत रहा है, तो उस दौर में जहाँ कुछ हो नहीं रहा है, जो आपके आइसोलेशन सेंटर हैं वहाँ की हालत बद से बदतर हालत है, जांच के नाम पे लिपापोती हो रही है, तो इसमें आप कैसे किसी को बचा पाएंगे? देखिए, मैंने
अभी आपसे बताया था कि ऐसी बीमारी की कल्पना भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं थी। और आप जानते हैं कि इस बीमारी का रूपरेखा जो है इस विश्व के अंदर, जैसे आपने कहा कि व्यवस्था भी नहीं है, हम व्यवस्था वाली देश की ही बात कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, वहाँ कोई व्यवस्था की कमी नहीं है। जी। हर तीसरा व्यक्ति करोड़पति है, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, सबसे मजबूत देश माना जाता है। लेकिन इंडिया के सापेक्ष उस देश की बदतर स्थिति क्या है कोरोना की, आप उठा के देख सकते हैं। इसलिए यहाँ व्यवस्था की बात नहीं है। देखिए, और नहीं किसी को जानकारी थी कि ऐसी कुछ चीज़ आने वाली है जिसकी पहले से हम लोग इंतजाम कर लें। ये एकाएक आया, और एकाएक आने के बाद चाहे वो वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, चाहे हॉस्पिटल का अरेंजमेंट हो, और चाहे प्रवासी मजदूरों के बारे में जितना भी निर्णय हो सका, और इस लॉकडाउन में जो रोजमर्रा या 70% से 80% आबादी गांव में रहती है, खेती पर आधारित है, ठेला पर, सब्जी पर, दुकान पर आधारित है, ऐसे लोगों की दिनचर्या जीने के लिए, खाने के लिए मजबूरी के सामने संकट पैदा होना शुरू हो गया था। तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए अभी गर्मी का मौसम है, हमारे घर में बिजली खराब हो गई, सारी दुकानें बंद थीं, बिजली का मिस्त्री बाजार में नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन जीने के लिए भी घर में रह के कहीं ना कहीं कुछ ऐसी उपयोगी व्यवस्थाएं थी कि जिसके लिए क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से उसको चालू करना मजबूरी थी, और हमारे 130 करोड़ लोगों के लिए मजबूरी थी। तो इसलिए चरणबद्ध तरीके से ऐसे ऐसे करके, लेकिन मैं पुनः ये इसलिए खोला गया, या इसलिए थोड़ी सी आवागमन बढ़ाई गई कि किसी को लगातार 1-2 महीने के बाद कहीं रोजमर्रा वाली कोई समस्या जो होती है, ऐसी समस्या ऐसा ना हो कि पूरे मार्केट बंद होने से, पूरे देश बंद होने से दूसरी समस्या से फिर लोग जूझना शुरू कर। जिस तरीके से लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हम फिर एक लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, पेशेंट बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं। हमारे प्रदेश की सरकार और देश की सरकार आज जांच की संख्या भी बढ़ाई है, बेड की भी संख्या बढ़ाई है, आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़ाई है। ये सारा इंतजाम, जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, उस तरह से निश्चित रूप से हर व्यवस्था को मजबूत करने का भी काम हो रहा है। सर, आज शहर में बहुत सारे पेशेंट निकल गए हैं, और ये शहर का जो मेन इलाका है, थाना रोड हुआ, बड़ी मस्जिद का इलाका हुआ, सोनार टोली हुआ, केसरा टोली हुआ, मौलेश्वरी चौक हुआ, ये सारे पेशेंट से भरे हुए हैं। लेकिन हम लोग लगातार इसकी कवरेज कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज इतना आक्रोश था लोगों में, लोगों का कहना है कि एकदम अभी तक कोई जांच करने वाला कर्मचारी नहीं आया। ये सच्चाई है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल जो आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि इस बीमारी की जानकारी देश में थी ही नहीं, और अन्य देशों से, विश्व में जो और अन्य देश हैं, वहाँ की देशों से निश्चित रूप से अपने यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था उस स्तर पर नहीं जिस स्तर पर होनी चाहिए। ये एक कड़वी सच्चाई है, ये जो है। लेकिन इसी में क्या हो सकता है, क्या अच्छा से अच्छा हो सकता है, कितना ज़रा लोगों की जांच हो सकती है, कितने हॉस्पिटल अगर मतलब अरेंजमेंट करके कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख रहे हैं लगातार इस पर दिनों रात दे करके सरकार काम भी करने का काम कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे जितनी संख्या हो, इस देश की सरकार की पैनी नज़र है, और देशों की जो स्थिति है वो स्थिति हिंदुस्तान की नहीं होगी। निश्चित रूप से इस पर जल्दी से जल्दी इस पर कंट्रोल भी होगा, और इसकी व्यवस्था भी होगी, और इसके उपाय भी निकलेंगे। जी सर, अब ये बता दीजिए कि क्या चुनाव होगा बिल्कुल निर्धारित समय पे? देखिए, राजनीतिक दल का अपना अलग काम है, पार्टियां अपना अलग काम करती हैं। ये काम है निर्वाचन आयोग का, और निर्वाचन आयोग वो एक स्वतंत्र इकाई है, उस पर पॉलिटिकल किसी का कोई न दबाव है और न पॉलिटिकल लोगों के कहने से वो काम करती है। इसलिए वो इकाई जो है निर्वाचन आयोग की, आप देख रहे हैं बिहार के अंदर जो समय पूर्ण होने वाला है कार्यकाल का, और उस समय पूर्ण के पहले चुनाव आयोग
अपनी तैयारी पूरे चरम पर है उसकी तैयारी, और तैयारी में कहीं हमको देखने से कहीं भी कोर कसर नहीं है। वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जब चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी कर रहा है, सारे दल की सर्वदलीय बैठक भी बुलाया और उन्होंने स्पष्ट कहा चुनाव की तैयारी चल रही है, तो चुनाव आयोग की तैयारी को देखते हुए ये जो भी राजनीतिक दल हैं, सारी दल, हम लोग की भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनावी मूड में आकर के, और चुनाव समय से होना है उस समय तक हम लोग की पार्टी भी अपनी रणनीति, अपनी तैयारी, अपनी व्यवस्था करने में जुट गई है। ये जो सत्ता दल है, जदयू है, आप हैं, सत्ता दल को ये जांच से कोई मतलब नहीं है। लोगों का ये कहना, ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि नीतीश जी डरे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं इसी बहाने राष्ट्रपति शासन ना लागू कर दे और हम समाप्त हो जाए, हमारा वजूद समाप्त हो जाए। तो इसीलिए ये लोगों इस कोरोना महामारी की जांच कम और चुनाव पे फोकस ज़्यादा हो रहा है। देखिए, हम बता दें आपको कि कोरोना के से लड़ने के लिए ये 24 आवर काम चल रहा है। इस प्रदेश की सरकार में जो स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और देश की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो कहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कोरोना बाद में और चुनाव पहले। कोरोना की तैयारी सरकारी लेवल पर, सरकार की ये योजना क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के हैं, बिहार के, चाहे देश के स्वास्थ्य मंत्री, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस कोरोना से निपटने के लिए और कोरोना से जूझने के लिए इस पे काम 24 के 24 घंटा चल रहा है। इसके पैरेलल चूँकि चुनाव भी अभी 2 महीना बाद आचार संहिता लागू होने वाला है, जिस तरह से समय से अगर चुनाव हो जाए तो जब सर पे वो भी है तो पैरेलल ये टीम दूसरी है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कोरोना की बीमारी के रोकथाम में कहीं देश में नहीं लगाए गए हैं। ये स्वास्थ्य कर्मी लगाए गए हैं, सरकार की संस्था लगी है, स्वास्थ्य विभाग लगा है। ये लोग क्या चुनाव में कहीं लगे हैं क्या कि ये अपने कोरोना की चिंता छोड़ करके चुनावी चिंता में जुट गए हैं? ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है। अब विरोधी के बारे में क्या कहना है? 15 साल उन्होंने राज किया, राज करने के बाद पूरे बिहार ने देखा है कुछ बचा ही नहीं है। अगर मतलब एक हम आपको लाइन बताते हैं, जैसे अब हम 1 2 4 बात हो तब तो बता दें, उनकी कमियां 2 3 4 5 10 हो तो बता दें। तो एक लाइन है कि दर्द होता है जाने कहाँ कहाँ होता है, दर्द होता है जाने कहाँ कहाँ होता है, और एक जगह हो तो बता दूं कहाँ होता है। जब पूरे शरीर में दर्द ही दर्द है, जब 15 साल में पूरा खोखा ही खोखा है, ऐसे लोग आरोप लगाते हैं। अब इनकी आरोप के बारे में हम आप चर्चा करें। तो मुझे 15 साल तो सर आपका ये नीतीश बाबू भी रह गए और 15 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगी। हाँ, तो अब ये क्या कहना है? 15 साल उन्होंने जंगल राज बनाया, आज भी कानून की व्यवस्था जो है वो आप देख रहे हैं कि क्या हालात है। देखिए, आप भी सिवान के रहने वाले हैं, और उस 15 साल में कानून की व्यवस्था क्या थी इस सिवान के अंदर कि कोई 5 बजे के बाद मोटरसाइकिल से निकलने की हैसियत नहीं थी। आपके पास पैसा था लेकिन आप गाड़ी नहीं खरीद सकते थे, और इसलिए गाड़ी नहीं खरीद सकते थे कि उस गाड़ी आ गया तो पैसा वाले हो जाएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं डिमांड चली आएगी। तो जंगल राज आवाज़ आज देखिए ना, फॉर्च्यूनर घूम रही है, स्कॉर्पियो घूम रही है, बिल्डिंग बन रही है, जो जिस लायक रात लोग इसी सड़कों पर रात को 12 बजे फराटा करते गाड़ी चलते हुए भी मिल रही है। कोई सर एक छोटा सा बगल का अपना जिला है, पड़ोसी जिला गोपालगंज, वहाँ के लोग दहशत में हैं। वहाँ जिस तरह से एक एक घर से लगातार लाशें निकल रही हैं, एक दौर चल रहा है वहाँ पे ये बंदूक का। तो जो जिस चीज़ की कल्पना आप 15 साल पहले वाली आप बता रहे हैं वो तो आज भी है। गोपालगंज पूरे दहशत में है। देखिए, अभी भी अंतर है और गोपालगंज में भी अंतर है। अंतर इस तरह से है कि जब उस राज था 15 साल का, उस राज्य में घटनाएं होती थी, FIR तक नहीं होता था। और इस राज्य में जो अभी जल्द की घटना है वो कितनी भी बड़ी शक्ति उस परिवार का क्यों ना हो, और बड़ी शक्ति है भी, कहीं ना सरकार की सहभागिता के लोग भी थे। लेकिन आपने देखा कि 24 घंटा के अंदर FIR भी कायम हुआ और 48 घंटा के अंदर गिरफ्तारी भी हुई। तो उस समय इस समय में अंतर आपको नहीं दिख रहा है।
कानून अपना काम नहीं कर रहा है। तो क्या मुद्दा होगा इस बार बिहार विधानसभा अगर चुनाव हुआ तो इस बार मुद्दा क्या बनेगा बिहार के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के देश के नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका सबका साथ और सबका विकास, और इस बार जब देश में आए तो सबका विश्वास, यही 3 मुद्दा है। हम काम करेंगे और काम के बल पर, विकास के बल पर, डेवलपमेंट के बल पर हम गांव-गांव लोगों के बीच में जाएंगे और यही हमारा मुद्दा रहेगा। जैसे आइए हम बताते हैं, गांव के अंदर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1-8% की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा किसी गांव के अंदर जो भारत सरकार की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं से किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई लाभ न पाया हो। ऐसा एक गांव आप निकाल के हमको दिखा दीजिए। मैं पूरे गांव की बात कर रहा हूं। अगर कोई गैस से कनेक्शन पाया है तो कोई शौचालय ही पाया है, और कोई शौचालय ही पाया है तो कोई आयुष्मान भारत ही पाया है, और कोई आयुष्मान भारत भी पाया है तो किसी गांव में आज आज़ादी के बाद बिजली की तार नहीं थी, वहाँ खंभा तार लग के पूरे गांव बिजली ही पाया है। मतलब कुछ न कुछ हर घर में ये सरकार ने देने का काम की है। कोई किसान सम्मान निधि ही पाया है, लेकिन मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि हमारी देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस गांव गरीब की एक तरफ चिंता किया है, उनके बारे में सोचा है। और कोई ऐसा गांव का एक झोपड़ी, कोई ऐसा घर नहीं होगा जो घर ये कह दे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुझे कुछ नहीं मिला है। ऐसा घर ढूंढने को नहीं मिलेगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। इतना अच्छा, इतना बढ़िया काम किया है आप लोगों ने, लेकिन बिहार में एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? देखिए, सवाल अब भी वही है। ये बताइए कि देश के आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए और जिन्होंने अब तक देश को बर्बाद किया, क्या 60 साल में जो काम नहीं हो पाए 10 साल में आप जान ले लेंगे किसी का? मैं तो ये जरूर कह रहा हूं कि जो 60 साल में नहीं हुआ उस, आज देखिए धारा 370 है, राम मंदिर है। आप देखिए ना, आप देखिए हिंदुस्तान किस जो है किस उस ट्रैक पे चल रहा है। और ये ट्रैक देख करके ये मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है। वो आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हमारे गांव गलियों में फैक्ट्री होगी, हमारे जो है बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। इसके बारे में हमारे मोदी जी ने चिंता करना शुरू कर दिया कि हमारे जहाँ के लोग हों वहीं रोजगार पा जाएं। लेकिन अब आप कहिए कि 60 साल में नहीं हुआ तो 6 महीना में क्यों नहीं हो गया हो? वहाँ हम ही बैठ जाएं, आप ही बैठ जाएं, कोई नहीं कर सकता। 15 साल से तो सरकार है आपकी यहाँ डबल इंजन की सरकार है। देखिए 15 साल से सरकार है, रोड की स्थिति क्या थी, बिजली की स्थिति क्या थी, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी? ऐसा थोड़ा ना कि सरकार अगर थी, देखिए क्या कोई बिल्डिंग बनी हो उसको गिराने में कितना बहुत कम समय लगता है, एक जेसीबी जाए और उस बिल्डिंग को बनने में सालों साल लग जाते हैं। तो देखिए बनाने में तो थोड़ा टाइम लगता है, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है। तो बिगड़ा हुआ था, अब पूरा बिगाड़ा हुआ था और उसमें एक एक चीज़ को ला करके आप अभी प्रदेश सरकार की भी योजना देखें। ऐसा नहीं कि काम नहीं, चाहे सड़क की उठा लें। क्या इस बार चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक मुद्दा बनेगा? देखिए बेरोजगारी कैसे दूर हो इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही करना शुरू कर दिया। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है, ये मुद्दा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि एक भी गांव के लोग कहीं ना कहीं खाली न रहें, उद्योग लगे, कैसे उनको वहीं पर समायोजन किया जा सके, कैसे वो वहीं जॉब में आए, कैसे उनकी दिनचर्या अच्छी हो, इस सब की चिंता ये तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री की जो सोच है वो गलत है, ऐसी इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो अच्छी सोच रखते हैं और उसी सोच के माध्यम से उन्होंने देश के जो ये कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, जिनको लेकर के उन्होंने 20 लाख करोड़ एक पैकेज दिया हुआ है। और लेकिन जो सिस्टम अभी कायम है भ्रष्टाचार का, क्या आपको लगता है कि ये 20 लाख करोड़ उन ज़रूरतमंद लोगों के हाथों में जाएगा या फिर इसका बंदरबाट होगा? इसके पहले जो सरकारें थी देश के अंदर, वो बड़ा गर्व से कहती थी कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 15 रुपये पहुँचता है।
ये उस सरकार के लोग कहते थे, हम नहीं कह रहे हैं। तो व्यवस्था थी, व्यवस्था थी, व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था सरकार की थी। सरकार के लोग इसे मानते भी थे और मान करके और जानते भी थे और जान के हाथ पे हाथ रख के बैठे भी थे। तो इससे तो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं संलिप्तता थी सरकार की भी, तभी वो मानते थे, हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। मोदी जी जैसे आए, आधार कार्ड बना, जनधन खाता खुला। क्यों खुला? आज 500 रुपया महिलाओं को देने का काम किया है महीने में, कोरोना के इस बीमारी के दौरान। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 5 रुपये का सिक्का अगर उसमें से बंदरबाट हुआ हो तो आज भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते जो सजा देना हो आप मुझे दे दीजिए, आपका चैनल मुझे दे दे। आज 2-2 हज़ार रुपये किसान सम्मान निधि लोगों के खाते में आई है। अगर 2 रुपये का सिक्का की चोरी उसमें हुई हो तो जो सजा देना होगा आपके चैनल के माध्यम से आप मुझे दे दीजिए। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आज 20 लाख करोड़ की जो व्यवस्था है, आज देखिए खाद्यान्न जो बट रहा है, ये अंगूठा लग रहा है। इसकी व्यवस्था आप चले जाइए, कहीं धांधली की कोई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी जानती थी, ये मोदी जी जानते थे कि ये कांग्रेस के लोग 15% वहाँ पहुँचती है, 85 खुद घोंटते थे। तो ऐसी चैनल है, इसीलिए पहले जनधन खाता 0% पर खाता। आज खाता ना होता, आज आधार कार्ड ना होता, आधार लिंक ना होता तो मेरे नाम पर कोई दूसरा खड़ा होकर खाता खुलवाता, योजना का लाभ उसको चला जाता। लेकिन आज आधार लिंक करा लेने के बाद हमारे नाम से न फर्जी खाता खुल सकता है, ना हमारे नाम की योजना का लाभ कोई दूसरा कोई ले सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कहीं बंदरबाट की कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि 5 साल मोदी जी का सरकार चला है और दूसरा टर्म का 1 साल पूरा हो गया है। 1 रुपये का घोटाला और 1 रुपये का कहीं जो है बंदरबाट की कोई शिकायत नहीं है। अंतिम सवाल हमारा ये है कि प्रधानमंत्री और आपकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, कई ऐसी समस्याओं का निदान किया है। इसके बावजूद बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले क्यों नहीं अपना भाग्य आजमाना चाहती है? क्यों किसी के साथ जाना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है? देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके पहले भी हुआ था 2014 में, उसमें भी एनडीए का एक गठबंधन था, अभी भी है, फिर 2019 में भी है। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर पूरी बहुमत में भी है। जी बिल्कुल है। किसी की आवश्यकता आज चाहे तो नहीं है, लेकिन क्या यही गठबंधन धर्म है कि जब बिगड़े तो अपना लें और बने तो दूर कर दें? ये भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन धर्म, ये किसी लोभ या किसी लालच के लिए, या भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है? कैसे कमज़ोर है जब पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के अपने पूरे मेंबर इतने हैं जिससे कि पूरी सरकार बहुमत में आए। उसके बाद वह गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हर पार्टी के मंत्रिमंडल में सहभागिता मोदी जी ने करके और सबका साथ सबका विकास और पूरे गठबंधन धर्म का पालन करना सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर दिख कहाँ रही है? अरे हम कमज़ोर नहीं है, उसके बाद भी सीने से लगा के चल रहे हैं। ये तो दरिया दिल है भारतीय जनता पार्टी का कि जो भी आओ आओ आओ, हम सबको साथ में लेकर चलने का, सबका साथ सबका विकास का नारा है। चिराग पासवान को लेकर के आपके मन में क्या है? आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान एक तरफ मोदी का साथ तो दे रहा है, वो कह रहे हैं कि केंद्र में हम मोदी जी के साथ हैं, लेकिन बिहार में वो नीतीश को नेता नहीं मानने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? जी बिल्कुल है, हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन स्वीकार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपना बड़ा भाई मान रहे हैं। बाकी परिवार में 2 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, किसी मुद्दे पर मतभेद हो जाती है, ये सब मिल बैठ के दूर होगा। आप देखिएगा ये तीनों की गठबंधन दूर होगा या एक नया गेम खेला जाएगा कि तेजस्वी, चूँकि साफ सुथरा चेहरा है, नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, तो लोग अब विकल्प खोज रहा है कि 15 साल लालू जी को देख लिया, 15 साल नीतीश जी को देख लिया, अब कोई नया चेहरा लाओ। तो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपको जो चिराग पासवान है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर के सामने आया? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार इस चीज़ की घोषणा आम लोगों के बीच में कर चुके हैं कि एनडीए एक होकर चुनाव लड़ेगा और एनडीए का बिहार का चेहरा नीतीश कुमार होगा। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं आज के डेट में।
ये पार्टी नेतृत्व का फैसला है, एक बार नहीं, ये 10-10 बार। जब अमित शाह जी बोलते हैं और जेपी नड्डा जी बोलते हैं, उसके बाद किसी का कुछ कहने का मतलब नहीं रह जाता। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से बहुत सारे मुद्दे पे हम लोगों ने, चाहे वो सेंट्रल से जुड़ा हुआ मुद्दा हो और होते होते हम बिहार तक भी, बिहार के भी उन मुद्दों पे चर्चा कर लिए, चर्चा ये भी कर लिए कि क्या चुनाव होगा। तो उन्होंने, बिट्टू जी ने बड़े साफ तौर पे कहा है कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और अगर चुनाव आयोग चाहेगा तो बिल्कुल चुनाव होगा, सारे दल तैयार हैं उसके लिए। लेकिन समस्या एक ये भी है कि अगर कोरोना महामारी जिस गति से बढ़ रही है और उस गति से अगर बढ़ी, आपने देखा है कि आज सावन की पहली सोमवारी है और सारी यात्रा, लाखों करोड़ों लोग बाबा धाम की यात्रा करते थे, इसी बिहार के सुल्तानगंज से जल उठाते थे और देवघर में जाकर के जो बैजनाथ धाम है बाबा वैद्यनाथ का, उनका जलाभिषेक करते थे। लेकिन वो सब कुछ बंद है। हमारे यहाँ भी जो ऐतिहासिक मंदिरें हैं, चाहे वो मेहदार का सुप्रसिद्ध मंदिर हो या फिर सुहागरा धाम हो, वो सारे मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं, बिल्कुल सील कर दिया गया है। आने वाले समय में चाहे वो दशहरा का मेला हो, छठ महापर्व हो, बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है छठ, ये सब भी बंदी के कगार पे वो सब दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये इतना ये सब कुछ हो सकता है तो हमें नहीं लगता है कि जिस गति से चुनाव मतलब कि ये पेशेंट बढ़ेंगे, उस गति, उस परिस्थिति में चुनाव संभव है। ये तो अब खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज जिस तरीके से बिट्टू जी ने पूरी धुआंधार बैटिंग की है और एक एक सवाल का बड़े पुरजोर तरीके से जवाब दिया है, वो काबिल तारीफ है। और बिल्कुल सरकार की, हम लोग लगातार नेताओं से बातचीत करते हैं, लेकिन आज जिस जोरदार तरीके से बिट्टू जी ने अपनी बात रखी है, इतने जोरदार तरीके से अभी इधर के कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कम से कम कैलाश कश्यप के सामने इस पुरजोर तरीके से बातचीत नहीं किया है। ये आज बिट्टू जी ने बड़े अच्छी तरीके से जवाब दिया और हमें भी अच्छा लगा। हम भी इनके राजनीतिक जो इनका भविष्य है उसके मंगल कामना करते हैं। एक सवाल, अंतिम सवाल तो हम इसके पहले भी पूछ चुके थे, लेकिन हमें लगता है कि शायद उसके बिना ये डिबेट अधूरा माना जाएगा। तो हमारा सवाल सर, एक सवाल और है और ये अंतिम ही होगा, इसके बाद हमारा कोई सवाल नहीं, कि विधानसभा के चुनाव अगर हुए तो बिट्टू सिंह कहाँ हैं? क्या बिट्टू सिंह चुनाव लड़ेंगे इस बार किसी क्षेत्र से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना चुनाव लड़ने के बारे में सोचता है, उसकी प्रतिभा होती है और एक एक कार्यकर्ता को अपनी बात पार्टी के उचित फोरम पर रखने का अधिकार भी है। और आपको ये मालूम है कि मैं पिछले 2015 विधानसभा चुनाव के पहले भी इसी सिवान जिले की जीरादेवी विधानसभा से मैं तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन पार्टी का निर्णय जिस कैंडिडेट के पक्ष में हुआ, हम लोगों ने मिल के उनके साथ काम किया। हमारा टिकट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी बात रखता है, लेकिन निर्णय जो पार्टी का होता है वही उसके लिए सर्वमान्य होता है। उस समय जो निर्णय हुआ तो हमने भारतीय जनता पार्टी का डंडा और झंडा लेके क्षेत्र में काम करने का काम किया। मैं फिर लगातार, मैं प्रदेश किसान मोर्चा में प्रदेश मंत्री का दायित्व तो पूरे बिहार प्रदेश के अंदर हमको 2 जिले के प्रभार मिला, हमने संगठन में काम किया। इस समय आप सबों के आशीर्वाद से पुनः दोबारा प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है और छपरा गोपालगंज का प्रभार भी दिया गया है संगठन काम करने के लिए। तो मैं संगठन का काम कर रहा हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जरूर इच्छा है जीरादेवी विधानसभा से चुनाव लड़ने की। और ये इच्छा पार्टी के आला कमान पटना से लेकर दिल्ली के उचित फोरम पर मैं बात भी रख चुका हूँ और पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास करती है तो मैं निश्चित रूप से क्षेत्र में दिन एक रात करके चुनाव की तैयारी में भी लगा हूं और पार्टी विश्वास करेगी तो चुनाव भी लड़ने का जीरादेवी से काम करूंगा। और अगर पार्टी ने आपको ये जिम्मेवारी नहीं दी तब बिट्टू सिंह क्या करें? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया
कि पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन पार्टी का निर्णय एक एक कार्यकर्ता के लिए सर्वमान्य है। हमने अपनी बात रखी है, अपनी तैयारी रखी है, और अगर पार्टी जो भी निर्णय कर देगी, हमारे अगेंस्ट में निर्णय कर देगी, तो ये पूरी तैयारी, ये शरीर और एक डंडा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा उस फैसले के साथ बिल्कुल तैयारी से होकर घूमेगा। आपने देखा कि कितने धारदार तरीके से बिट्टू जी ने अपनी बात को कहा, और एकदम जो एक भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा होती है, हम लोगों ने देखा है, वो अटल जी से लेकर के आज के दौर भी हम लोग देख रहे हैं कि पार्टी जो भी फैसला देती है और उसके जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये खूबी है कि जो ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि चुनाव लड़ना उनके लिए कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पार्टी अगर फैसला लेती है कि आपको एक चौकीदार बन करके उस गेट पे खड़ा रहना है जहाँ वो खड़ा करा रही है, तो ये थोड़ी सी भी संकोच की बात नहीं है। और ये बिट्टू सिंह ने भी वही कहा कि हमारी तैयारी है, लेकिन अगर पार्टी हमें उस लायक समझती है कि इनको चुनाव लड़ाना चाहिए तो वो तैयार हैं, नहीं अगर सोचती है, वो लगातार संगठन से जुड़े हुए हैं, लगातार संगठन के काम कर रहे हैं, और पार्टी जो भी उचित फैसला लेगी, पार्टी का वो फैसला सराखों पे होगा। और ये एक सच्चे कार्यकर्ता का यही मंतव्य होता है। तो आज आपने देखा कि किस तरह से हमारे एक एक सवालों का बिट्टू जी जो इसी सीवान ज़िले के रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, और जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं वो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे एक एक सवाल का बड़े ज़ोरदार तरीक़ों से जवाब दिया है। तो हम इसी तरह से लगातार इनसे, चाहे वो चुनाव हो या ना हो, लगातार हम इनसे ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे अभी आएंगे जब तक चुनाव नहीं होते हैं, उन सारे मुद्दों पे हम लगातार बिट्टू जी से बातचीत करते रहेंगे, और उनके विचार, उनकी पार्टी के विचार, वो सब कुछ आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे।